You are watching Gully News. गली न्यूज इंडिया की टॉप 10 बुलेटिन रिपोर्ट में आपका स्वागत है। इस रिपोर्ट में हम कवर करेंगे 10 वो अहम खबरें जिन्हें मीडिया की हेडलाइंस में जगह नहीं दी गई। रिपोर्ट की पहली खबर में आपको बताएंगे कि जमीयत उलेमा हिंद के प्रेसिडेंट मौलाना अरशद मदनी का एक बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि दुनिया के कई लोग सोचते हैं कि मुसलमान कमजोर या खत्म हो चुके हैं। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि ज़ोहरान ममदानी न्यूयॉर्क के मेयर बन गए और सादिक खान लंदन के मेयर हैं। इससे साफ है कि मुसलमान नेता बन सकते हैं। उन्होंने कहा, दुनिया सोचती है कि मुसलमान लाचार है, लेकिन मैं ऐसा नहीं मानता। एक मुसलमान न्यूयॉर्क का मेयर बन सकता है, लंदन का मेयर बन सकता है, लेकिन भारत में एक मुसलमान को यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर बनना भी मुश्किल है। मदनी ने कहा कि अगर कोई मुसलमान वाइस चांसलर बन भी जाए तो उसका हाल आजम खान जैसा हो सकता है, जिन्हें जेल जाना पड़ा। उन्होंने अल फलाह यूनिवर्सिटी के संस्थापक का जिक्र किया, जो इस समय जेल में हैं, और कहा, देखिए अल फलाह में क्या हो रहा है। संस्थापक जव्वाद सिद्दीकी जेल में हैं और पता नहीं उन्हें कितने साल वहां रहना पड़े। मदनी का आरोप है कि सरकार शुरुआत से ही मुसलमानों को बड़े पदों पर आने से रोकती रही है। आजादी के बाद से ही सरकार ने मुसलमानों को आगे बढ़ने नहीं दिया, इसलिए लोग कहते हैं कि मुसलमानों में लीडरशिप की कमी है। अरशद मदनी के इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर हलचल मच गई है। पीटीआई ने वारिस पठान के बयान को शेयर करते हुए ट्वीट किया। जमीयत उलेमा हिंद के प्रमुख मौलाना अरशद मदनी के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए एआईएम नेता वारिस पठान ने कहा, मौलाना मदनी बड़े और सम्मानित शख्स हैं, जमीयत के मुखिया हैं, इसलिए मुझे उन पर टिप्पणी करना ठीक नहीं लगेगा। लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूं कि हम हमेशा से आतंकवादी हमलों की निंदा करते आए हैं। एक सभ्य समाज में आतंकवादियों की कोई जगह नहीं है, लेकिन आतंकवाद को किसी एक धर्म से जोड़ना गलत है। जिन लोगों ने इंदिरा गांधी और राजीव गांधी की हत्या की वे मुसलमान नहीं थे। नाथुराम गोडसे जिसने महात्मा गांधी की हत्या की वो आरएसएस की विचारधारा से प्रभावित था। उनके खिलाफ मुकदमा चलाइए, लेकिन पूरी कौम पर उंगली मत उठाइए। एआरआई ने कांग्रेस नेता उदित राज के बयान को शेयर करते हुए एक्स पर लिखा, कांग्रेस नेता उदित राज ने कहा, मैं उनकी बात से सहमत हूं। मैं मानता हूं कि अल फलाह यूनिवर्सिटी में किसी ने गलत काम किया होगा, लेकिन इसके लिए पूरी यूनिवर्सिटी को निशाना नहीं बनाया जाना चाहिए। मुसलमानों के घर क्यों गिराए जा रहे हैं? अमेरिका इसलिए बड़ा है क्योंकि वहाँ भेदभाव नहीं होता। यहाँ जाति और धर्म के आधार पर भेदभाव होता है। रिपोर्ट की दूसरी अहम खबर सामने आ रही है असुद्दीन ओवैसी के हवाले से। असुद्दीन ओवैसी का एक बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अध्यक्ष असुद्दीन ओवैसी ने विश्वविद्यालयों का इस्तेमाल बम बनाने के लिए किए जाने की कथित घटनाओं की निंदा की है। अल फलाह विश्वविद्यालय के संदर्भ में बोलते हुए, जो 10 नवंबर को दिल्ली में हुए धमाके के बाद जाँच के दायरे में है, जिसमें 14 लोगों की मौत हो गई और 30 से अधिक घायल हुए। हैदराबाद के सांसद ने कहा, लोगों को पता होना चाहिए कि एक विश्वविद्यालय बनाने में बहुत मेहनत लगती है, और यदि कोई इसके परिसर का इस्तेमाल बम बनाने के लिए कर रहा है तो हम इसकी निंदा करते हैं। उन्होंने कहा, हमें ऐसे मानसिकता वाले लोगों की निंदा करनी चाहिए। जो भी देश का दुश्मन है वो हमारा भी दुश्मन है। उन्होंने कहा कि यदि ऐसी घटनाएं होती रही तो इसका मतलब देश को हानि पहुंचाने वाले लोगों को खुली छूट देना होगा। जमीयत उलेमा हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी के बयान पर ओवैसी ने भारतीय मुसलमानों के खिलाफ व्यवस्थित भेदभाव के उनके दावे को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा, जो लोग सोचते हैं कि भारत में मुसलमानों को द्वितीय श्रेणी का नागरिक बना दिया जाएगा वे गलत हैं। हम दुनिया के अंत तक इज्जत के साथ जिएंगे। हम अपना लोकतांत्रिक संघर्ष जारी रखेंगे और मस्जिदों की रक्षा करेंगे। उन्होंने कहा, आज भी कुछ लोग मुसलमानों से वफादारी का सर्टिफिकेट मांगते हैं और हमें गालियां देने से पीछे नहीं हटते। हमने बहुत कुछ सहा है, कल भी सहेंगे, बट अपने मुल्क भारत से मोहब्बत कभी कम नहीं होने देंगे। हमने हमेशा जुल्म करने वालों से ही नफरत की है। अगर आप मुसलमानों को दबाएंगे, उन्हें नफरत की नजर से देखेंगे, उनके साथ नाइंसाफी करेंगे, तो याद रखिए आप भारत को ही कमजोर कर रहे हैं। एक देश तभी डेवलप्ड बनता है जब उसके सभी नागरिक बराबरी, इंसाफ और इज्जत के साथ जी सके। मुसलमानों को पीछे धकेलकर भारत आगे नहीं बढ़ सकता। असुद्दीन ओवैसी के इस बयान पर सोशल मीडिया पर लोग अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। एक एक्स यूजर ने लिखा, ओवैसी ने हमेशा संविधान, लोकतांत्रिक अधिकारों और सभी नागरिकों की समानता की वकालत की है। उनकी स्पष्टवादिता और अन्याय के खिलाफ दृढ़ आवाज उन्हें विशिष्ट बनाती है। आइए अब रुक करते हैं इस बुलेटिन की तीसरी बड़ी खबर की तरफ। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने शनिवार को आईएसआई कनेक्शन वाले एक बड़े इंटरनेशनल हथियार तस्करी नेटवर्क का खुलासा किया। पुलिस ने बताया कि इस गिरोह से जुड़े 4 तस्करों को गिरफ्तार किया गया है, जो पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए हाईटेक हथियार मंगवाकर लॉरेंस गोगी जैसे गैंगस्टरों को सप्लाई करते थे। क्राइम ब्रांच के मुताबिक उन्हें इनपुट मिला था कि कुछ तस्कर दिल्ली में हथियार सप्लाई करने वाले हैं। इसके बाद रोहिणी एरिया में ट्रैप बिछाकर आरोपियों को पकड़ा गया। पुलिस ने मौके से तुर्की और चीन में बने 10 ही टेक पिस्टल और 92 जिंदा कारतूस बरामद किया। पुलिस का कहना है कि बरामद किए गए हथियार बहुत आधुनिक हैं और इनके पीछे बड़ा नेटवर्क काम कर रहा था। इससे लग रहा है कि ये तस्करी का संगठित और हाई फंडेड मॉड्यूल था। पुलिस के मुताबिक ये रैकेट पाकिस्तान से ऑपरेट हो रहा था। हथियार पहले तुर्की और चीन से पाकिस्तान पहुंचाए जाते, फिर वहां से ड्रोन के जरिए भारत में गिराए जाते थे।
इसके बाद इन्हें यूपी और पंजाब के तस्करों की मदद से दिल्ली और आसपास के राज्यों तक भेजा जाता था और इसे लॉरेंस बम्बिहा, गोगी और हिमांशु भाऊ गैंग को पहुंचाया जाता था। नेटवर्क हवाला के जरिए पाकिस्तान पैसा भेजता था। गिरफ्तार आरोपी पंजाब और यूपी के रहने वाले हैं। इनका नाम मनदीप, अजय, दलविंदर और रोहन है। पुलिस अभी ये जांच कर रही है कि अब तक कितनी खेप भारत में भेजी जा चुकी है और किन गैंग्स तक हथियार पहुंचे। क्राइम ब्रांच मोबाइल लोकेशन, बैंक रिकॉर्ड और सोशल मीडिया लिंक के जरिए पूरे नेटवर्क और उसके विदेशी कनेक्शन की जांच कर रही है। लाल किला धमाके के बाद से कुछ लोग सोशल मीडिया पर लगातार मुसलमानों को निशाना बना रहे थे, उन्हें आतंकी कहकर बदनाम कर रहे थे और उनके खिलाफ जहर फैला रहे थे। लेकिन अब ये नई जानकारी सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है। लोग उन नफरत फैलाने वालों को जवाब दे रहे हैं और उनका दोहरा चेहरा उजागर कर रहे हैं, जबकि मुसलमान बार बार कहते हैं कि आतंकवाद के खिलाफ मुसलमान हमेशा थे और रहेंगे। वसीम अकरम त्यागी ने एक्स पर लिखा, इनका संबंध पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI से है, लेकिन आज तक वाला इन्हें सप्लायर लिख रहा है। अगर इनमें एक भी मुसलमान होता तब यही आज तक वाला उसे इस एक गैंग का मास्टरमाइंड बताता और बताता कि उसी ने बाकियों को इस रास्ते पर धकेला। फैक्ट चेकर मोहम्मद जुबैर ने एक्स पर लिखा, दिल्ली क्राइम ब्रांच ने पाकिस्तान की ISI से जुड़े एक बड़े अंतर्राष्ट्रीय हथियार तस्करी नेटवर्क का भंडाफोड़ किया है। ये गिरोह तुर्की और चीन में बनी हाई एंड पिस्टलें पाकिस्तान के रास्ते भारत में भेज रहा था और पंजाब में ड्रोन के जरिए हथियार गिराए जा रहे थे। गिरोह के 4 मुख्य सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं अब इस पूरे मामले पर ऑल्ट न्यूज के सह संस्थापक और फैक्ट चेकर मोहम्मद जुबैर ने न्यूज 18 की उस न्यूज को शेयर किया जिसमें कहा गया था कि मैंने कभी नहीं कहा कि मुसलमानों से ज्यादा हिंदू ISIS की ओर आकर्षित हुए। NSA अजीत डोभाल ने डीप फेक के खतरे पर चेतावनी दी। मोहम्मद जुबैर ने लिखा, CNN न्यूज 18 की फेक न्यूज जिसमें दावा किया गया है कि अजीत डोभाल का वीडियो डीप फेक है। 2014 में NSA अजीत डोभाल ने कहा था कि ISI ने भारत में मुसलमानों से ज्यादा हिंदुओं को भर्ती किया था। यहाँ है फैक्ट चेक। वहीं उन्होंने फैक्ट चेक में बताया, 10 नवंबर को दिल्ली में हुए आतंकी हमले के बाद NSA अजीत डोभाल का एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें वे कहते दिख रहे हैं कि ISI ने भारत में मुसलमानों से ज्यादा हिंदुओं को भर्ती किया है। डोभाल ने बाद में CNN न्यूज 18 को कहा कि ये वीडियो डीप फेक है और उन्होंने ऐसा कोई बयान नहीं दिया। फैक्ट चेक में पाया गया है कि ये क्लिप 2014 में ऑस्ट्रेलिया इंडिया इंस्टीट्यूट के एक लेक्चर से ली गई है। पूरा वीडियो देखने पर पता चलता है कि डोभाल ने 2014 में वास्तव में ये बात कही थी, इसलिए ये डीप फेक नहीं है। उन्होंने ये बयान भारत में आतंकी खतरों और मुस्लिम समुदाय के साथ मिलकर काम करने की जरूरत के संदर्भ में दिया था। दरअसल 10 नवंबर को दिल्ली में हुए कार ब्लास्ट के बाद देश भर में सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर हैं। राजधानी दिल्ली से लेकर सीमावर्ती राज्यों तक बड़े पैमाने पर अभियान चलाया जा रहा है। कश्मीर में आतंकियों के मददगारों पर लगातार छापेमारी हो रही है। इसी क्रम में दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने ये नेटवर्क पकड़ा। हालांकि इसका लिंक अभी आतंकियों से सामने नहीं आया है, लेकिन गैंगस्टरों के साथ मिला है। आपको बता दें, इस पूरे हमले पर कई तरह की अटकलें लगाई जा रही थी, कई आरोप लगाए जा रहे थे। इस बीच सरकार ने एक रेजोल्यूशन पारित किया था जिसके बारे में बताते हुए एक एक्स यूजर उमा शंकर सिंह ने लिखा था, मोदी सरकार कैबिनेट की तरफ से पास रेजोल्यूशन में लाल किले के पास हुए कार धमाके को आतंकवादी कार्रवाई करार दिया और उसकी कड़ी निंदा की है। गौरतलब है कि देश विरोधी ताकतों की बात की गई है, लेकिन किसी पाकिस्तानी आतंकी संगठन या सीमा पार आतंकवाद का जिक्र नहीं किया गया है। अलबत्ता जांच की बात पर जोर दिया गया है। अब इसी दौरान एक और बड़ा अपडेट सामने आया है। नरेंद्र नाथ मिश्रा नाम के एक्स यूजर ने ट्वीट करते हुए जानकारी दी थी, दिल्ली में लाल किला आतंकी हमला आत्मघाती आतंकी हमला था, जांच एजेंसी की पुष्टि। NIA जांच के अनुसार आत्मघाती आतंकी ने पूरी योजना के साथ हमला किया। देश में आत्मघाती आतंकी हमले की पहली वारदात। NIA में सूत्रों की उस खबर को गलत साबित कर दिया जिसमें कहा गया था कि हड़बड़ी में विस्फोट कर दिया। आपको याद है ट्रंप ने जोहरान ममदानी को क्या कहा था? चलिए अब आपको आज की इस रिपोर्ट की चौथी बड़ी खबर में बताते हैं कि ममदानी को लेकर ट्रंप के तेवर बिल्कुल ही बदल गए हैं। जो हाँ, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और न्यूयॉर्क के नए मेयर जोहरान ममदानी की पहली मुलाकात में टेंशन की उम्मीद थी, लेकिन ओवल ऑफिस में दोनों ने सबको चौंका दिया। मुलाकात बेहद दोस्ताना रही और दोनों ने एक दूसरे की खूब तारीफ की। ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर फोटो डालकर लिखा कि ममदानी से मिलना सम्मान की बात है। ममदानी ने भी अपनी पोस्ट में कहा कि उन्होंने ट्रंप से न्यूयॉर्क के आम लोगों की दिक्कतों जैसे महंगाई और सफर का बढ़ा खर्च के बारे में बात की और इन्हें राजनीति के बीच में लाने की जरूरत बताई। पत्रकारों ने दोनों को याद दिलाया कि चुनाव के दौरान ट्रंप ने ममदानी को कम्युनिस्ट कहा था और ममदानी ने ट्रंप को तानाशाह, लेकिन मुलाकात में दोनों ने पुराने बयान डाल दी और महंगाई, किराया और अपराध जैसे मुद्दों पर साथ काम करने की बात कही। एक सवाल पर कि क्या ममदानी उन्हें फांसीवादी मानते हैं, ट्रंप ने मजाक करते हुए कहा, आप बस हाँ कह सकते हैं। माहौल हल्का रहा। रिपब्लिकन नेता एलिस स्टेफनिक द्वारा ममदानी को जिहादी कहे जाने पर भी ट्रंप ने सहमति नहीं दिखाई और कहा कि ममदानी समझदार इंसान है।
बैठक के दौरान ट्रंप काफी आराम में दिखे और कई बार बोले कि उन्हें भरोसा है कि ममदानी अच्छे मेयर साबित होंगे। दोनों ने न्यूयॉर्क और अपनी साझा पृष्ठभूमि क्वींस का जिक्र भी किया। ममदानी और ट्रंप की इस बातचीत के बाद सोशल मीडिया पर लोग अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। उमर शंकर सिंह नाम के एक्स यूजर ने लिखा, पहले ममदानी को जमकर कोसा, अब दिल खोल कर तारीफ करने को मजबूर हुए हैं ट्रंप, सुनिए क्या क्या बोला है। एक और एक्स यूजर ने लिखा, इस तस्वीर की जो बात मुझे सबसे ज्यादा पसंद आती है वो है कि ट्रंप ज़ोहरान ममदानी के लिए कितनी तारीफ और सम्मान दिखा रहा है और इससे MAGA वाले कितने नाराज हो रहे हैं। ट्रंप तो बस चाहता था कि ममदानी की थोड़ी सी चमक उस पर भी आ जाए और थोड़ी देर के लिए उसकी अपनी ट्रंप वाली बदबू छिप जाए। हालांकि आगे चलकर इमिग्रेशन जैसे मुद्दों पर उन दोनों में मतभेद हो सकते हैं, लेकिन फिलहाल संकेत यही है कि दोनों न्यूयॉर्क की आर्थिक दिक्कतों से निपटने के लिए साथ काम करने को तैयार हैं। कई हफ्ते पहले एक दूसरे पर कड़े हमले करने वाले दोनों नेताओं की ये दोस्ताना बातचीत रिपब्लिकन पार्टी की भविष्य की रणनीति को भी मुश्किल बना सकती है, क्योंकि वे 2026 के चुनावों में ममदानी को विरोधी के रूप में इस्तेमाल करना चाहती थी। ये दोस्ताना माहौल आगे भी चलेगा या नहीं, ये ममदानी के जनवरी में पद संभालने के बाद साफ होगा। फिलहाल ट्रंप ने कहा है, मैं उनका सपोर्ट करता रहूंगा। इस बुलेटिन की 5वीं खबर में हम आपको करते हैं अलर्ट। जी हां, इन दिनों SIR की प्रक्रिया चल रही है और इसी प्रक्रिया के नाम पर OTP फ्रॉड तेजी से बढ़ता जा रहा है। सोशल मीडिया पर लगातार ऐसी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि स्कैमर्स वेरिफिकेशन के बहाने लोगों से OTP लेकर उनके बैंक खातों से पैसे उड़ा रहे हैं। एक ट्विटर यूजर द्वारा साझा की गई हालिया पोस्ट ने इस पूरे मामले की गंभीरता को और उजागर कर दिया है। ऐसे माहौल में सतर्क रहना और किसी भी अनजान कॉल या मैसेज पर भरोसा न करना बेहद जरूरी है। एक एक्स यूजर मोहम्मद सफूर ने जानकारी शेयर करते हुए लिखा, SIR के नाम पर साइबर ठग, उनसे रहे सावधान। देश भर के कई जिलों में SIR प्रक्रिया चल रही है। इस बीच SIR के नाम पर ठगी के मामले सामने आने लगे हैं। ठग SIR टीम का हिस्सा बताकर फोन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आपका मतदाता विवरण अपडेट कर दिया गया है, तो पुष्टि के लिए कि आपके नंबर पर OTP भेजा है वो बताएं, और जब OTP शेयर होगा तो आपका अकाउंट तुरंत खाली हो जा रहा है। तो ऐसे फ्रॉड से बचे और दूसरे को भी बताएं कि OTP शेयर ना करे फोन पर किसी के भी साथ। उन्होंने इस पूरे मामले पर वीडियो भी शेयर किया जिसमें बताया गया कि किस तरह स्कैमर्स ये काम अंजाम दे रहे हैं। इस पूरे मामले को लेकर सोशल मीडिया पर लोग अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। एक एक्स यूजर ने लिखा, किसी को भी अपना OTP एंड CVV नंबर शेयर ना करे, ना ही किसी लिंक पर क्लिक करे। लोग ये भी बोलते हैं शादी का कार्ड भेजे हैं, क्लिक करके देखें, प्लीज ना करे, सावधानी अपनी सुरक्षा अपनी। सोनू रावत नाम के एक्स यूजर ने लिखा, जब कोई नई योजना या प्रक्रिया शुरू होती है तो ये फ्रॉड और ठग पहले तैयार हो जाते हैं ठगने के लिए। आजकल ऐसे डिजिटल फ्रॉड बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, इनसे सावधान रहना चाहिए और किसी को भी अपनी जानकारी सार्वजनिक नहीं करनी चाहिए। गली न्यूज भी आपसे यही अपील करता है कि किसी भी अनजान व्यक्ति को अपना OTP, पासवर्ड या बैंक संबंधी जानकारी कभी न दे। किसी अनजान लिंक, फाइल या रिक्वेस्ट को ना खोले। डिजिटल दुनिया में सावधानी ही आपकी सबसे बड़ी सुरक्षा है। अब इस रिपोर्ट की छठी बड़ी खबर में आपको बताते हैं कि नोएडा और बंगाल में SIR अभियान का भारी वर्कलोड स्टाफ को थका रहा है। नोएडा की सरकारी स्कूल टीचर पिंकी सिंह ने BLO की अतिरिक्त जिम्मेदारी से तंग आकर इस्तीफा दे दिया। उन पर 1179 वोटरों का डेटा अपलोड करने का दबाव था, लेकिन वे केवल 215 ही कर सकी। दोहरी ड्यूटी न संभाल पाने की वजह से उनका इस्तीफा सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इस बीच प्रशासन ने SIR में लापरवाही के आरोप में 60 BLO और 7 सुपरवाइजर पर FIR भी दर्ज की है, जिससे तनाव और बढ़ गया है। उधर पश्चिम बंगाल में सरकारी शिक्षक सुमन कुमार दास अत्यधिक वर्कलोड के कारण बीमार होकर अस्पताल में भर्ती हो गए। लगातार डिजिटल एंट्री, समय सीमा और दबाव के चलते उनकी तबीयत बिगड़ गई। SIR अभियान के तहत BLOs को 1000 से 1200 मतदाताओं से मिलकर फॉर्म भरवाने और ऐप में एंट्री करने का काम करना पड़ता है, जिससे कई जगह विरोध और मानसिक शारीरिक थकान के मामले बढ़ रहे हैं। DM मेधारूपम के निर्देश पर SIR काम में लापरवाही को लेकर कड़ी कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने कहा है कि हर BLO को घर घर जाकर फॉर्म 6 और फॉर्म 8 भरवाना अनिवार्य है। बार बार लापरवाही पर वेतन रोकने और अनुशासनात्मक कदम उठाए जाएंगे। 22 नवंबर की समीक्षा बैठक में DM ने अधिकारियों को SIR कार्य को प्रभावी, पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से पूरा करने के निर्देश दिए। जिले में अलग अलग थानों में FIR दर्ज हुई। दादरी 18 BLO, इकोटेक 1, 33 BLO, जेवर 17 BLO। बहराइच में 2 BLO निलंबित किए गए और 1 BLO पर बीजेपी नेता की शिकायत पर FIR हुई। आरोप है कि फोन पर जानकारी मांगने पर BLO ने आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया। पुलिस ने कॉल रिकॉर्डिंग और चैट को सबूत माना। BLO परिवारों का कहना है कि SIR का वर्कलोड बहुत ज्यादा है। फेज 2 में BLO को फॉर्म बांटने, वापस लेने और जानकारी का पुरानी वोटर लिस्ट से मिलान करने की जिम्मेदारी दी गई है। इसकी अंतिम तारीख 4 दिसंबर है।
चलिए अब बढ़ते हैं इस बुलेटिन की 7वीं खबर में। आपको बताएंगे एक बड़े बदलाव के बारे में। UIDAI आधार कार्ड में बड़े बदलाव की तैयारी कर रहा है। नया आधार कार्ड सिर्फ फोटो और QR कोड वाला होगा। इसमें पता, जन्म तिथि या 12 अंकों का आधार नंबर प्रिंट नहीं होगा। उद्देश्य है कि आधार की कागजी कॉपी देकर किए जाने वाले ऑफलाइन वेरिफिकेशन को कम किया जाए, क्योंकि इससे दुरुपयोग और डेटा चोरी का जोखिम बढ़ता है। UIDAI का कहना है कि आधार को दस्तावेज की तरह इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि ऑनलाइन वेरिफिकेशन के लिए ही बनाया गया है। नए बदलावों की समीक्षा 1 दिसंबर को होगी। साथ ही एक नया आधार ऐप लॉन्च हुआ है, जिससे लोग अपना एड्रेस अपडेट कर सकते हैं, मोबाइल नंबर बदल सकते हैं और परिवार के सदस्यों को जोड़ सकते हैं। भविष्य में यही ऐप सिनेमाघरों, होटलों, कार्यक्रमों और सोसाइटियों में एंट्री के लिए काम आ सकता है। महत्वपूर्ण बात, आधार सिर्फ पहचान का प्रमाण है, ना नागरिकता का और ना ही एड्रेस प्रूफ। इसलिए चुनाव आयोग ने भी कहा है कि केवल आधार नंबर के आधार पर किसी का नाम मतदाता सूची में नहीं जोड़ा जा सकता। वहीं इसी मुद्दे पर पत्रकार लिखते हैं। नरेंद्र नाथ मिश्रा नाम के पत्रकार ने लिखा, आधार के बारे में अब स्पष्टता हो गई। अगर आपके पास आधार है तो देश की हर सुविधा ले सकते हैं जो सिर्फ देश के नागरिकों को मिलता है। हर कागज बना सकते हैं, सिर्फ आधार के आधार पर पासपोर्ट से लेकर हर लेन देन कर सकते हैं। बाकी किसी डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं। और हाँ, अगर आधार नहीं है तो ये मिलेगा भी नहीं। कई जगह तो आधार अनिवार्य है, लेकिन आधार है इसका मतलब ये नहीं है कि आप देश के नागरिक व वोटर हैं। वहाँ आधार का कोई आधार नहीं। इनके इस ट्वीट पर रविश कुमार ने लिखा, मूर्खता को संवैधानिक मान्यता दे देनी चाहिए। अब रिपोर्ट की 8वीं बड़ी खबर। भारतीय राजनीतिक कार्यकर्ता और वकील नाजिया इलाही खान ने एक ऐसा बयान शेयर किया है जिसे सुनते ही सोशल मीडिया पर तहलका मच गया है। भारतीय जनता पार्टी की अल्पसंख्यक विंग की सदस्य हैं और अपनी बेबाक बयानबाजी के लिए जानी जाती है। वे सो कॉल्ड इस्लामी प्रथाओं जैसे हलाला, 3 तलाक और मदरसों के खिलाफ बोलती रहती हैं। साथ ही हिंदू सनातनी संस्कृति का समर्थन करती हैं। उन्होंने खुद को सनातनी के रूप में पहचान दी है, जबकि मुसलमानों का एक बड़ा तबका हलाला, 3 तलाक जैसी चीजों की सख्त मुखालिफत करता है। जैसा कि हम जानते हैं, काफी समय से वो बॉलीवुड एक्टर पुनीत वशिष्ठ के साथ रिलेशनशिप में रहने और शादी करने को लेकर चर्चा में है। हाल ही में पुनीत ने भी एक वीडियो शेयर किया था जिसमें दोनों सगाई की शॉपिंग करते नजर आ रहे थे। लेकिन अब नाजिया ने पुनीत से शादी करने से इनकार कर दिया है और साफ सीधे लफ्जों में कहा है कि वो अपने मंगेतर पुनीत से शादी नहीं करना चाहती, क्योंकि वो पहले से शादीशुदा है और कानूनी रूप से उनका तलाक नहीं हुआ है। वहीं अब पुनीत वशिष्ठ का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो नाजिया इलाही पर आरोप लगा रहे हैं। अब इस पूरे मामले को लेकर काविश अजीज ने एक्स पर लिखा, पुनीत वशिष्ठ नाजिया इलाही खान के एक्स बॉयफ्रेंड है। वही नाजिया इलाही खान जो दिन भर मुसलमान के खिलाफ नफरत फैलाती है और गोदी मीडिया की चहेती बनी रहती है। पुनीत ने नाजिया को लेकर एक खतरनाक खुलासा किया है जिसमें उन्होंने बताया कि मुसलमान लड़कियों को इन्फ्लुएंस करने के लिए नाजिया इलाही 6 दिसंबर को पुनीत से शादी करना चाहती थी और अपील कर रही थी कि 6 दिसंबर को ब्लैक डे मनाने के बजाय भगवा डे मनाया जाए। यही नहीं, पुनीत ने यह भी कहा है कि उनकी माँ या उनको नाजिया से जान का खतरा भी है। अब इस आरोप पर नाजिया इलाही ने भी जवाब दिया और देश के अलग अलग सूबों की पुलिस को टैग करते हुए अपने ट्वीट में लिखती हैं, एक और क्लिप कटवा, देश में पैदा हुआ। फेक न्यूज फैलाने से पहले आपको अपने करीबी दोस्त पुनीत वशिष्ठ से सबूत मांग लेना चाहिए था। वही साथ ही साथ उन्होंने अपने दूसरे ट्वीट में काविश अजीज पर लीगल डेफमेशन नोटिस भी चस्पा किया है। साथ ही साथ आपको बताते चले, गली न्यूज पुनीत के इन वायरल क्लिप्स की पुष्टि नहीं करता है। अगर इससे जुड़ा कोई अपडेट सामने आएगा तो आपके साथ शेयर जरूर करेंगे। अब एक और वायरल वीडियो के बारे में हम आपको बताते हैं अपनी इस बुलेटिन की 9वीं खबर में। सोशल मीडिया पर सऊदी अरब के अमेरिका में राजदूत प्रिंसेस रीमा बिन सुल्तान का एक वीडियो वायरल होने का दावा किया जा रहा है। वीडियो में कथित रूप से प्रिंसेस रीमा को अमेरिका के उपराष्ट्रपति JD वांस से गाल पर किस के साथ अभिवादन करते हुए दिखाया गया है। बताया जाता है कि किस से पहले वांस उनसे अनुमति लेते हैं और फिर दोनों एक दूसरे का अभिवादन करते हैं। ये वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर तेजी से शेयर किया जा रहा है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बना हुआ है। हालांकि इस वीडियो की प्रामाणिकता को लेकर अलग अलग दावे किए जा रहे हैं और कई यूजर्स पूछ रहे हैं कि क्या ये क्लिप असली है या AI से बनाई गई है। एक एक्स यूजर ने लिखा, ओ गॉड, तुवैक के लोगों में कसम खाता हूँ, ये मामला बहुत ज्यादा आगे बढ़ गया है। राजकुमारी रीमा, अमेरिकी उपराष्ट्रपति JD वांस उनसे उन्हें चूमने की इजाजत मांगते हैं और वो मान जाती है और उन्हें वापस चूमती हैं। जो कोई भी इस चीज को सही ठहराता है वो आखिरी दर्जे का कायर है। वहीं एक एक्स यूजर ने लिखा, उस जंबील की बात मत मानो, मैं YouTube पर गया था और राजदूत उस महिला को चूम रही थी जो अमेरिकी उपराष्ट्रपति के साथ थी, लेकिन उस जंबील ने वीडियो में बदलाव कर दिया है। वहीं एक एक्स यूजर ने लॉन्ग फॉर्म YouTube वीडियो को शेयर करते हुए लिखा, ये वही दृश्य है और ये रहा लिंक। ये तस्वीर वीडियो से ली गई है और इसमें उस पल का समय भी दिख रहा है, लेकिन इसमें कोई चुंबन नहीं है। अल्लाह से डरे, ऐसा कहना ठीक नहीं। कुछ लोग इस वायरल वीडियो को सच्चा बता रहे हैं तो कुछ फेक बता रहे हैं।
अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रही इस वीडियो के दावों में कितनी सच्चाई है, गली न्यूज इसकी पुष्टि नहीं करता। आप बने रहिए गली न्यूज के साथ। इस खबर को लेकर कोई भी अपडेट आएगा तो आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। इस रिपोर्ट की 10वीं बड़ी और दुखद खबर आ रही है बॉलीवुड के गलियारों से। दिग्गज अभिनेता और हिंदी सिनेमा के ही मैन धर्मेंद्र का 89 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। हाल ही में सांस की परेशानी के कारण उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। 1935 में पंजाब में जन्मे धर्मेंद्र ने 1958 के फिल्म फेयर टैलेंट हंट से फिल्मों में कदम रखा। बंदनी, अनुपमा, सत्यकाम जैसी फिल्मों से उन्होंने संवेदनशील अभिनेता की पहचान बनाई, जबकि फूल और पत्थर से वे एक्शन हीरो बने। 1970 के दशक में चुपके चुपके, सीता और गीता, ब्लैकमेल और शोले में वीरू के किरदार के साथ वे सुपरस्टार बन गए। खूबसूरती, विनम्रता और दरिया दिली के अलावा उनके उर्दू और शायरी प्रेम की खूब चर्चा रहती थी। वे अक्सर अपने जज्बात शेयरों में बयान करते थे। हेमा मालिनी के साथ उनकी प्रेम कहानी भी हमेशा सुर्खियों में रही। आखिरी वर्षों में उन्होंने जॉनी गद्दार और लाइफ इन अ मेट्रो जैसी फिल्मों से अपनी अभिनय क्षमता फिर साबित की। उनकी अंतिम फिल्म 21 होगी। उनके निधन से फिल्म जगत और प्रशंसकों में गहरा शोक है। इस खबर के सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर भी सब दुख का इजहार कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया, धर्मेंद्र जी का जाना भारतीय सिनेमा के एक युग के अंत जैसा है। वे एक शानदार अभिनेता थे जिन्होंने हर किरदार में अपनी अलग छाप छोड़ी। वे अलग अलग तरह की भूमिकाएं ऐसे निभाते थे कि लोगों के दिलों को छू लेते थे। धर्मेंद्र जी की सादगी, विनम्रता और अपनापन भी उतना ही पसंद किया जाता था। इस दुख की घड़ी में मेरी संवेदनाएं उनके परिवार, दोस्तों और अनगिनत चाहने वालों के साथ है। ओम शांति। ममता बनर्जी ने एक्स पर लिखा, ये सुनकर गहरा दुख हुआ कि महान अभिनेता नायक धर्मेंद्र जी का आज मुंबई में निधन हो गया। भारतीय सिनेमा में उनके अतुलनीय योगदान से आने वाली पीढ़ियां हमेशा प्रेरणा लेती रहेंगी। उनके परिवार, फिल्म जगत, प्रशंसकों और अनुयायियों के प्रति मेरी हार्दिक संवेदनाएं। हेमा मालिनी जी, उनके बेटे बेटियां अब उनकी समृद्ध विरासत को आगे बढ़ाएंगे। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। राहुल गांधी ने भी ट्वीट किया, महान अभिनेता धर्मेंद्र जी के निधन का समाचार अत्यंत दुखद है और भारतीय कला जगत के लिए अपूर्णीय क्षति है। सिनेमा में लगभग 7 दशकों के उनके अद्वितीय योगदान को हमेशा सम्मान और मोहब्बत के साथ याद रखा जाएगा। धर्मेंद्र जी को अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। इस दुख की घड़ी में मेरी संवेदनाएं उनके शोकाकुल परिवार, मित्रों और प्रशंसकों के साथ हैं। इन तमाम खबरों को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें और ऐसी और अपडेट्स के लिए गली न्यूज को सब्सक्राइब करना ना भूलें।